चलिए हेडिंग लिखे, हमने क्या लिखा हेडिंग, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। इसमें पहला लिख लेना फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए से लेकर बी क्लोज इंटरवल। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए से लेकर बी क्लोज इंटरवल। ठीक बात, क्लोज इंटरवल के लिए अलग था, ओपन इंटरवल के लिए अलग था। तरीका हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, C1 C2 C3 सब क्रिटिकल पॉइंट आए। अब हम क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट और ओपन सॉरी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट FA और FB, इन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपने पास हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, और इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हो गया ग्लोबल मिनिमा। बस इतना सा है। तो इसके अंदर लिखो हमने फॉर क्लोज इंटरवल लेट x इक्वल टू C1 C2 C3 से लेकर Cn, हाँ मतलब इसी में से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट x इक्वल टू C1 C2 C3 से Cn बी द क्रिटिकल पॉइंट्स, be the critical points. Let x equal to C1 C2 C3 से Cn be the critical points. Then global maxima equals max of f of A, f of C1, f of C2, ऐसे करते हुए f of Cn और f of B, इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आ गया ग्लोबल मैक्सिमा। और ऐसे अगर मिनिमम चाहिए तो ग्लोबल मिनिमा इक्वल्स, एंड सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा इक्वल्स मिनिमम ऑफ f of A, f of C1, f of C2, और ऐसे करके f of Cn एंड f of B, इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी ग्लोबल मिनिमा। ठीक बात, हिंदी में लिखो, पहले लिख लेना फॉर x बिलोंग्स टू, यही अपने पास x बिलोंग्स टू A से B क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल के लिए। ठीक बात, इसमें लिख लेना माना x बराबर C1 C2 C3 से लेकर Cn, माना x बराबर C1 C2 से लेकर Cn क्रांतिक बिंदु है, C1 C2 से लेकर Cn क्रांतिक बिंदु है। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लेना ग्लोबल मैक्सिमा यानी कि परम उच्चिष्ट, तो परम उच्चिष्ट बराबर ये और परम निम्निष्ठ बराबर ये, खत्म। भाई ओपन इंटरवल फर्स्ट पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आ गया, जो एंड पॉइंट्स थे सारे क्रिटिकल पॉइंट वाले वैल्यूज आ गई इन सब। अच्छा ये जो आए होंगे इनमें सारे के सारे लोकल मिनिमा भी आ गए होंगे, लोकल मैक्सिमा भी आ गए होंगे। तो कुल मिला के सारे लोकल मिनिमा, सारे लोकल मैक्सिमा, सारे इन फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, इन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम है वो अपने आप किसके पास चला गया, ग्लोबल मैक्सिमा। और सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू अपने आप किसके पास चला गया, ग्लोबल मिनिमा। बात समझ आता है? ठीक है। दूसरा लिखना नेक्स्ट, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा जब क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। सेकंड लिख लेना फॉर ओपन इंटरवल A to B, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A to B। ठीक है, जरूरत नहीं हो तो समझ आएगी, बस इतना जा रहा। तो दूसरा में लिख लेना फॉर, हिंदी में भी x बिलोंग्स टू A से लेकर B खुला अंतराल। सेम लाइन लिख लेना इसके अंदर, माना C1 C2 से लेकर Cn सभी क्रांतिक बिंदु है, लिख लो भाई। इंग्लिश में भी लेट C1 C2 Cn से लेकर Cn बी द क्रिटिकल पॉइंट्स, माना C1 C2 से लेकर Cn तक सभी क्रांतिक बिंदु है, यानी कि C1 C2 Cn तक आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आ गया, अभी क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसके बाद समझना है ना, पहले एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ फिर लिख लेना। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हम लोग ना वेरिएबल ले लेते हैं कुछ, या लास्ट लिमिट इसको मैं m से मान लेता हूँ। कैपिटल M हमने लिया, कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल S स्मॉल s करके वेरिएबल ले लेते हैं। m अपने को किसको बता रहा है, m अपने को बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किस में से, f of C1, f of C2,
ऐसे ही से लेकर यहां तक लेकर एफ ऑफ सी एन, यानी कि जितने क्रिटिकल पॉइंट थे, यानी कि एंड पॉइंट को छोड़ दिया, बीच से जितने क्रिटिकल पॉइंट आए उन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आई उसको हमने कैपिटल एम बोल दिया। ठीक बात। ऐसे ही अपने पास स्मॉल एम जा रहा है, स्मॉल एम जो है अपने पास, अच्छा कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं एन बोल देता हूं, यहां पे एम बोल देता हूं और इसको एन बोल देता हूं। ठीक बात। यहां से अपने पास अगर मैं m की बात कर रहा हूं तो, या अगर n की बात करूं तो n अपने पास यहां से आ गया मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आ गया f ऑफ a और f ऑफ b, यानी कि जो एंड पॉइंट है उन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका नाम हमने n रख दिया। ऐसे हम कुछ और वेरिएबल रख देते हैं, मैं p की बात कर लेता हूं, P अपने पास मान लेता हूं यहां से मिनिमम, मैक्सिमम आ गया तो मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम किस में से, पहले तो बीच वाले पॉइंट में से, यानी कि FC1, FC2, FC3 और ऐसे करके FCN, इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू आया वो P आ गया। और अब यहां पे एक और वेरिएबल Q मान लेता हूं, ये मान लेता हूं मिनिमम, मिनिमम किस में से, F ऑफ A और F ऑफ B में से, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैक्सिमम हमने क्रिटिकल पॉइंट से अलग निकाला, एंड पॉइंट से अलग निकाला, मिनिमम हमने क्रिटिकल पॉइंट से अलग निकाला और एंड पॉइंट से अलग निकाल लिया। अब कंपेयर कर लो। अब कंपेयर करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी आएगी, समझना कि अब यहां से अगर मैं ऑब्जर्वेशन के बाद में रिजल्ट्स की बात करता हूं, अपने पास क्या पॉसिबिलिटी है कि इसका जो मैक्सिमम है वो या तो इससे बड़ा होगा या स्मॉलर होगा, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो अगर अपने पास m का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है n से, m का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है n से, मतलब बीच के जो पॉइंट्स है उनसे बड़ी, उनमें वो ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रहे हैं एज कंपेयर टू एंड पॉइंट। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर आएगा, वो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर आएगा। तो अगर ऐसा है इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमा परम उच्चिष्ट वो किसके बराबर आ गया, m के बराबर। एक बात, अगर यहां से if m का वैल्यू स्मॉलर आ जाए n से, m का वैल्यू स्मॉलर आ जाए n से, मतलब n बड़ा आ रहा है, मतलब एंड पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा बड़ी आ रही है। एंड पॉइंट पे अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो उस केस में ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा इक्वल्स टू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि विद्यमान नहीं है। ठीक बात। ऐसा ही P और Q का कंपैरिजन, कि अपने पास अगर P का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, मतलब जो यहां से वैल्यू आ रही है, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू, ये तो उल्टा काम करेगा। P का वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू Q है, मतलब एंड जो बीच के पॉइंट है वो ज्यादा छोटी वैल्यू दे रहे हैं एज कंपेयर टू एंड पॉइंट। अगर ये ज्यादा छोटी पॉइंट दे रहे हैं इसका मतलब ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन सा होगा, जो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस केस में यहां से ग्लोबल मिनिमा जो अपने पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो छोटी वैल्यू यानी कि P के बराबर आ जाएगा। और लास्ट केस, अगर P का वैल्यू ग्रेटर आ जाए Q से, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि Q का वैल्यू छोटा है, यानी एंड पॉइंट ज्यादा छोटी वैल्यू दे रहे हैं। जब एंड पॉइंट ज्यादा छोटी वैल्यू देते हैं तो ग्लोबल मिनिमा किसके बराबर जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस के अंदर आ जाएगा ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भी। अभी जो हमने इससे लास्ट क्लास के अंदर बात करा था कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये सब उसी केस को बता रहा है। जैसे अगर मैं एक बार वापस से रिकॉल करा दूं तो हमने ऐसा पढ़ा था, जैसे मैं इस केस की बात करूं तो हमने माना कि ग्राफ अपने पास ऐसे शुरू हुआ और ऐसे जाके यहाँ पे ऊपर तक कहीं जा रहा होगा, यहाँ से शुरू हुआ, ग्राफ ऐसे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया। अब इस केस की बात करूं तो ये तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ से एंड पॉइंट से जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो ये आया, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया होगा n के बराबर। और इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि ये किसके बराबर आ गया होगा, m के बराबर। m का वैल्यू n से बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब यही ग्लोबल मैक्सिमा आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला वाला केस। दूसरा, अपने पास अगर n का वैल्यू बड़ा होता, ये ऐसे जाता और यहाँ पे ऐसा होता, तो उस केस में क्या हो जाता, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया दूसरा वाला केस। फिर ऐसे मिनिमम को कंपेयर करा। अब जैसे इसमें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आ रही है एंड पॉइंट पर, तो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि Q की वैल्यू P से भी छोटी है, तो उस केस में लिमिट क्या ग्लोबल मिनिमा क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मान लेता कि ग्राफ ऐसे जाके आ रहा होता तो उस केस में ग्लोबल मैक्सिमा क्या आ जाता, ग्लोबल मिनिमा क्या आ जाता, P आ जाता। बात समझ आता है। तो जो हमने पहले भी पढ़ा था बस उसी को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में सिंपल कर दिया। कुल मिला के हमने करना क्या है समझना, हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाले,
क्रिटिकल पॉइंट में सबसे छोटी वैल्यू निकाली, सबसे छोटी वैल्यू को एंड पॉइंट से कंपेयर करा, अगर छोटी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट ने दी हुई हो तो वही ग्लोबल मिनिमा है, और एंड पॉइंट ने दी हुई हो तो ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही जो सारे पॉइंट हमने निकाले थे उनमें सबसे बड़ी वैल्यू निकाली, अगर अंदर वाले, और फिर एंड पॉइंट को निकाला, एंड पॉइंट में से बड़ी वैल्यू, अगर सबसे बड़ी वैल्यू बीच के पॉइंट से आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट से तो वही ग्लोबल मैक्सिमा है, और एंड पॉइंट से आ रहे हैं तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक बात, नोट कर लीजिएगा। ओके डन। चलिए सवाल लिखो। फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx। फलन fx का परम उच्चिष्ट व परम निम्निष्ठ बताओ। फलन fx का परम उच्चिष्ट व परम निम्निष्ठ बताओ। करिए सॉल्व भाई। इसको स्टार्ट करना नहीं समझ आ रहा है, आप फंक्शन fx दे रखा है, आप इसका f' निकालो, उसको 0 के बराबर रखो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो। जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे उन सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक एक करके फंक्शन में रखो और उनकी वैल्यू निकालो। फिर जो एंड पॉइंट है उनको भी फंक्शन में रखो और उनकी भी वैल्यू निकालो। तो इतना काम पहले करो। f' निकाल के 0 के बराबर रखे, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और उनको एक एक करके फंक्शन में रख के उनकी वैल्यू निकालो, एंड पॉइंट को फंक्शन में रख के उनकी वैल्यू निकालो। हाँ, यहां से इसको अपन ने 0 के बराबर रखा तो अपने पास एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? -2 और 2, ये दो वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू यहां से अपने पास एक्स का जो वैल्यू आया 2, ये अपने पास -2 और 2, ये अपने पास आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक्स का वैल्यू आ गया तो पहले तो अपन चेक कर ले कि अपने को जो इंटरवल चाहिए, तो यहां से अब एक एक करके स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या जा रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 3 और ये जा रहा है क्लोज इंटरवल। ठीक बात। अच्छा यहां से, अच्छा ये जो पॉइंट है -2 और 2, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल के अंदर आ रही है? केवल 2। तो -2 नहीं आ रही तो उससे तो कोई लेने देना नहीं है, तो लेने देना नहीं है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एक तो f ऑफ -1 का, एक वैल्यू चाहिए होगा f ऑफ 3 का, एक वैल्यू चाहिए होगा f ऑफ 2 का। ठीक बात। और यहां से अपने को पता चल रहा है कि एज -2 जो है ये बिलोंग नहीं करता है -1 से लेकर वाला 3 वाला वैल्यू, तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और केवल 2 रख लिया। अब तीनों की वैल्यू निकाल लो। तो बस फंक्शन में x को -1 से रिप्लेस करना है। यहाँ -1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? -1 + 12 कितना आ रहा है? 11। 3 रख रहे हैं, कितना जा रहा है? -9, और 2 रखने पे क्या आ रहा है? -16। ये अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पे अपने को समझ आ रहा है कि ये भी क्लोज इंटरवल है और ये भी क्लोज इंटरवल है। जब क्लोज इंटरवल है इसका मतलब अपने को कुल मिला के जो क्रिटिकल पॉइंट और जो एंड पॉइंट्स है उन सब में से जो वैल्यू आई है उन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है बस। तो यहां से अगर मैं ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं तो इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 11। कब आ रही है? एट x इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू पर? -1। ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा निकालना है तो निकाल दो। तो ग्लोबल मिनिमा इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू -16। कब? एट x इक्वल्स टू 2। बस ये अपने पास पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा और वैल्यू ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आ गई। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? अभी ये आ गया, सिंपल सा बात थी। अब इसी को दूसरा पॉइंट, अब इसका दूसरा अपने पास क्या जा रहा है? सेकंड अपने पास जा रहा है यहां से जब x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 3 तक, जिसमें ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। अगर ऐसा जा रहा है तो अगेन आपके बार वही सारा कुछ सेम चलेगा, सारा कुछ सेम चलेगा। तो यहां से ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए, तो ग्लोबल मैक्सिमा किसके बराबर आएगा वो देख लो। तो ग्लोबल मैक्सिमा, अब ध्यान से देखें तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी जा रही है? 11। अच्छा 11 जो आ रही है उसके लिए जो ब्रैकेट आ रहा है वो ओपन जा रहा है कि क्लोज जा रहा है? ओपन। तो जैसे ही सबसे छोटी के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीका है। सबसे छोटा अपने को ये जो हमने लिखा था ये सब ठीक था, ये सब लिखने के लिए उसके लिए जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है। बाकी फैक्ट ये है कि जब सवाल करोगे तो हमको ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कहां पे आई। सबसे छोटी वैल्यू आ रही है यहां से, सबसे बड़ी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं 11। 11 किस पे आ गया? -1। -1 यहां पे एक्सक्लूडिंग है, ओपन के साथ है। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म बात। ठीक बात। सिमिलरली अगर यहां से हमको ग्लोबल मिनिमा चाहिए, तो ग्लोबल मिनिमा चाहिए तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है? 2 पर।
2 पर आ रही है, तो 2 इसके अंदर इंक्लूडिंग जा रहा है, तो करेक्ट आ रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा कितना आ गया, ये आ गया -16, और ये किस पर आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 पर। खत्म सवाल। इसमें कोई कंफ्यूजन? जिसका नहीं बना था अभी क्लियर है भाई। चलिए दूसरा सवाल एक बार देख लेते हैं। अच्छा तीसरा और बचा, सही बोल रहे हैं। थर्ड वाला और देख लेते हैं एक बार। थर्ड वाला बोल रहा है जब x बिलोंग कर रहा है r को, सुनना, अगर x r को बिलोंग कर रहा है तो x कहां से कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक बात। तो यहां से अगर ध्यान से देखो, तो जब अगर मैं x की बात करूं कि x टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, तो उस केस में fx कहां टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। जब x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो fx भी कहां टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट। और अगर x यहां पे टेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को, तो f ऑफ x कहां टेंड कर रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट को। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। जब मैक्सिमम इन दोनों पे दे रहा है और ये दोनों एक्सक्लूडिंग आता है, तो इस केस का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से समझ अपने को आ रहा है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। कुल मिला के ऐसा समझना कि कोई भी ग्राफ अगर ऐसे आके ऐसे जा रहा हो, तो ये जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। कब जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो और इनफाइनाइट अपने पास हमेशा एक्सक्लूडिंग रहता है, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस की बात करूं तो ग्लोबल मिनिमा क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक बात। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां से अगर बात करें तो अगेन सबसे पहले स्टेप वही जाएगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, एफ डैश एक्स निकालें। तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालें, सो दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक बात। 6 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट बात। यहां से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ ऐसा आ गया। ऐसा आ गया तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर अपने पास यहां से इसको 0 के बराबर रखे, तो ये आ गया 6, और ये कितना जा रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अगर यहां से हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स को अगर 0 के बराबर रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या क्या जा रहा है, एक 2 जा रहा है और एक 1 जा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, 2 और 1 दोनों के दोनों। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट की बात करें, जब x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 है, तो 2 और 1 दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा करें तो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक तो f ऑफ 1 निकाल लेंगे, एक f ऑफ 2 निकाल लेंगे और एक f ऑफ 3 निकालेंगे। तीनों का वैल्यू चेक करें, तो f1 x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, कितना जा रहा है, 11। 2 पुट करने पर क्या आ रहा है, 10, और 3 पुट करने पे, अच्छा वैसे 15 और 16 और वैसे दोनों का 15, ठीक बात। चलिए तो हिंदी में लिख लेते हैं 15, ठीक। चलो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसको चेक करना है तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, वन पहला सवाल बोला क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में तो कुछ भी नहीं सोचना, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो यहां से अपने पास अगर चेक करें तो ग्लोबल मैक्सिमा और ऐसे ग्लोबल मिनिमा दोनों चेक करें, तो ग्लोबल मैक्सिमा सब में से बड़ी वैल्यू क्या जा रही है, ये जा रही है 15, और ये जा रहा है एट x इक्वल्स टू 3। और ग्लोबल मिनिमा सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 10, और ये आ रही है एट x इक्वल्स टू 2। खत्म, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है। दूसरा अपने पास चेक कर लेते हैं यहां से। सेकंड अपने को बोला है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में चेक करना है तो देख ले, तो ओपन इंटरवल के अंदर अगर अपने को चाहिए ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहां से 15, जो आ रहा था 3 पे, 3 अपने पास है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में, 3 ओपन ब्रैकेट के अंदर है, तो आंसर क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अपने को चाहिए दूसरा ग्लोबल मिनिमा, तो ग्लोबल मिनिमा चेक करें, सबसे छोटी वैल्यू 10, 2 अपने पास अंदर जा रहा है इसके अंदर, तो यानी कि ये अपने पास आ गया 10, और वही एट x इक्वल्स टू 2। खत्म। कोई कंफ्यूजन है तो बताना भाई इसके अंदर, जिसका नहीं हुआ था नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
एफ एक्स अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और लैम्डा दे रखा है इसका वैल्यू जब x का वैल्यू 0 आ जाता है, और log बेस 1/2 x प्लस 1/2 जब x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है 0 से 3/2, कुछ ऐसा। नोट करिए, सॉल्व करिए। हिंदी में मैं लिखवा दे रहा हूँ, फंक्शन लिखने के बाद में फंक्शन लिख लेना एफ एक्स, लिखे। हिंदी में स्टेटमेंट लिखना, लैम्डा बराबर 0 व 1 के लिए, लैम्डा बराबर 0 व 1 के लिए एफ एक्स के लिए एफ एक्स का परम उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बताओ। एफ एक्स का परम उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बताओ। ठीक बात, परम उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बताओ, तथा लैम्डा के सभी संभव मान बताओ। लैम्डा के सभी संभव मान बताओ जिनके लिए परम उच्चिष्ट विद्यमान हो। लैम्डा के सभी संभव मान बताओ जिनके लिए परम उच्चिष्ट विद्यमान हो। इंग्लिश में सवाल बोर्ड पे लिखा ही। अब इसको ग्राफ से करोगे तो ये कंपैरेटिवली इजी जाएगा, तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ ऊपर वाले फंक्शन का इजी बनेगा, नीचे वाले को भी अगर लॉग का ग्राफ है थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बनाओगे तो बन जाएगा। करिए सॉल्व। चलिए भाई, बोर्ड पे देखना एक बार। सवाल अपने को दे रखा है कि x का वैल्यू -1 से लेकर 0 अगर जा रहा है तो सुन लेना भाई, x का वैल्यू -1 से 0 जा रहा है तो फंक्शन अपने पास बन रहा है x² + x, ये फंक्शन जा रहा है। अच्छा, इसमें भी एक काम कर लेते हैं, जैसे हम ना अलग अलग टुकड़ों में सारे फंक्शन बना लेते हैं, फिर सबको लास्ट के अंदर करेक्ट कर लेंगे, एक ही ग्राफ पे बना देंगे। अगर अलग अलग टुकड़ों पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो पहला जा रहा है अपने पास कि जहाँ पे y का वैल्यू इक्वल जा रहा है x² + x के। अब इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसके ये पता है कि अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा तो इसके अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले जहाँ x एक्सेस को इंटरसेक्ट करता हो इसका ग्राफ, मतलब रूट्स निकाले। x कॉमन लोगे, 0 के बराबर रखोगे, एक आएगा 0 और एक आएगा -1, तो x 0 यहाँ पर कहीं और x -1 यहाँ पर कहीं। अगर ऐसा होगा तो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा ये ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ग्राफ जो ऐसा बन रहा है हमें लेकिन कहां से कहां तक का चाहिए? -1 से 0, मतलब -1 से 0, सिर्फ इतना सा ग्राफ अपने को चाहिए, और इसमें ये इंक्लूडिंग है और ये एक्सक्लूडिंग है, ये ऐसा जा रहा है। तो जो काम का ग्राफ है वो इधर बना लेते हैं। तो यहां से अपने पास x का वैल्यू -1 यहां पर कहीं आ रहा है और यहां पर अपने पास x का वैल्यू 0 जा रहा है। इसका ग्राफ हम बना रहे हैं तो ग्राफ अपने को समझ आ रहा है कि ये ग्राफ ना ऐसे करके जा रहा होगा और यहाँ पे एंड हो जा रहा होगा, यहाँ पे ये ओपन होगा, यहाँ पर ये क्लोज जा रहा होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरा चीज अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसकी लोएस्ट वैल्यू आ क्या रही है, तो लोएस्ट वैल्यू निकाल ले, मतलब जो ये जो पॉइंट जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो पता है कितना होगा, -1/2, और अगर ये -1/2 है तो यहां से हम लोग y कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट, ये किसके बराबर जा रहा है? -1/4। तो यहां से अपने पास x का वैल्यू आ गया -1/4, ये ग्राफ ऐसा बन गया। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब दूसरा, जैसे x का ग्राफ यहां से घटा, मतलब x जैसे 0 आया, फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? लैम्डा। लैम्डा इज ए कांस्टेंट नंबर, तो जब x का वैल्यू 0 आ रहा है तो लैम्डा यानी कि 0, लैम्डा, तो 0, लैम्डा कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू 2 है तो 0,2, 4 होगा तो 0,4, 6 होगा तो 0,6, तो जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, वो लैम्डा हमारे पास अननोन है। अब दूसरा बात कर रहे हैं यहां से log 1/x f of x + 1/2, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ रफ बनाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है अपने पास log बेस 1/2 x + 1/2। अब इसको स्टार्ट करें तो पहले तो x का वैल्यू क्या जा रहा है? x का वैल्यू जा रहा है 0 से 3/2। जब x का वैल्यू 0 से 3/2 है, जब x का वैल्यू 0 से 3/2 है तो x + 1/2 का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा?
दोनों में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 से लेकर 2 तक, ऐसा ही जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू जा रहा है तो लॉग ऑफ इसका वैल्यू कितना जाएगा? अगर ऐसा है तो यहां से मैं इसको अगर ऐसा है तो log x प्लस 1/2 बेस 1/2, ये कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा log 1/2 से log 2, यही जाएगा log 1/2 से log 2, और दोनों का बेस जाएगा 1/2, तो log 1/2 बेस 1/2 से log 2 बेस 1/2, ऐसा ही जाएगा। जब बेस 1 से छोटा होता है तो ये रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, तो इसका मतलब ये जा रहा होगा अपने पास log 2 बेस 1/2 से log 1/2 बेस 1/2, कुछ ऐसा जाएगा। log 1/2 बेस 1/2 कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 1, ये कितना हो गया? -1। तो ग्राफ कहां से कहां तक गया? -1 से 1। बात समझ आया? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा भाई। x का वैल्यू 0 से 3/2, ठीक बात। x का वैल्यू 0 से 3/2, तो x प्लस 1/2, इसमें भी 1/2 जोड़ो, इसमें भी जोड़ो, तो 0 प्लस 1/2 1/2, 1 3/2 प्लस 1/2 2, तो ये वैल्यू आ गया। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर ऐसा है तो दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तो लॉग ये जाएगा लॉग इतना और लॉग इतना। जब बेस 1 से छोटा होता है तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी नहीं करोगे तो लास्ट स्टेप पे करना पड़ता है, छोटे से बड़ी वैल्यू तो करेंगे, तो छोटी से बड़ी वैल्यू पे गए, तो log 2 बेस 1/2 log 1/2 1 बेस 1/2, जब दोनों सेम होते हैं तो 1 आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस log 1/2 बेस 1/2 या माइनस log 2 बेस 2 आ जाएगा। उसका वैल्यू आएगा -1, तो -1। इसमें अभी किसी को दिक्कत है तो बता दो। ये समझ आता है? ये समझ आता है तो इसका वैल्यू जा रहा है -1 से 1। किसका वैल्यू? इस पूरे का, किसका? y का। बात समझ आता है? अब सिंपल करो, जब x का वैल्यू आया अपने पास 1/2, जब x का वैल्यू ये कब आ रहा है समझना, x का वैल्यू 1/2 आने पर, x का वैल्यू 1/2 आने पर log 1/2 प्लस log का वैल्यू 0 आने पर, 0 से log 0 से 3/2 जा रहे, log x का वैल्यू 0 रखो, x 0 रखोगे तो कितना आएगा? 1/2, यानी कि पूरा कितना आ गया? 1। तो जब x का वैल्यू 0 हुआ तो ये 1 आया, मतलब ग्राफ ये 1 मान लेते हैं, तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 0 एक्सक्लूडिंग है। अब x का वैल्यू 3/2, 3/2 पे कितना आ गया? 3/2 प्लस 1/2 2, 2 पर कितना आ रहा है? -1, तो ग्राफ यहां से नीचे उतरेगा, और यहां पर कहीं अगर -4 है तो नीचे -1 होगा, तो ग्राफ यहां से आया और नीचे होते हुए कितना चला गया? -1। ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां पे 3/2, यहां पर x का वैल्यू अपने पास आ रहा है 3/2, और ये जो वैल्यू जाएगा ये भी एक्सक्लूडिंग जाएगा। ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है x पे, ठीक है। इसमें अभी किसी को डाउट है तो बोल दीजिएगा भाई। समझ आ रहा है यहां तक? ये ग्राफ अपने पास बन गया। अब लैम्डा जहां रखना चाहो वहां रख देना, जैसा सवाल देगा। अब अपने को क्या बोल रखा है? अब अपने को यहां से बोला गया कि लैम्डा का वैल्यू 0, जब नहीं, क्या सवाल था, हटा दिया मैंने। लैम्डा का वैल्यू 0 और 1 के लिए पूछा शायद। अगर लैम्डा का वैल्यू 0 होगा तो लैम्डा का वैल्यू 0 मतलब यहां पर लैम्डा आएगा, यहां पर लैम्डा आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया। 0 x का वैल्यू 0 पर लैम्डा, लैम्डा 0, तो यही ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो अब यहां से लिख लेता हूं मैं, तो यहां से फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 अपने को चाहिए ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अब चेक करें तो ग्लोबल मैक्सिमा कितना आ रहा है इस केस के अंदर? ग्लोबल मैक्सिमा कितना जा रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट, यही तो आ रहा है। ओपन पे जा रहा है तो क्या जा रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्लोबल मैक्सिमा आ गया अपने पास डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मिनिमा सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है, कितना जा रहा है? ये भी वही डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, अब बोला अपने को फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी वही ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अब निकालो भाई, तो अब ग्लोबल मैक्सिमा 1 के लिए अगर 1 होगा तो यहां से जो अपने पास रिजल्ट जा रहा होगा ये तो आ जाएगा ओपन, और लैम्डा यहां पे आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक बात। अगर ऐसा बना तो अब ग्लोबल मैक्सिमा कितना जा रहा है? 1। ये जा रहा है ग्लोबल मैक्सिमा 1, और कब जा रहा है? एट x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक बात। अगर ग्लोबल मिनिमा की बात करूं तो ग्लोबल मिनिमा भी कितना जा रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मिनिमा तो अभी भी वही जा रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये भी समझ आ रहा है। अब अपने पास लास्ट क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है यहां से?
तीसरा क्वेश्चन अपने को, दो क्वेश्चन तो ये थे, अब तीसरा बोला है अपने को कि ग्लोबल मैक्सिमा, मैक्सिमा बोला मिनिमा बोला है, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट है। अगर ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है वो सोचना है। तो ग्लोबल मैक्सिमा इससे ऊपर होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर लैम्डा यहां पे या इससे ऊपर कहीं पर भी आता है तो वो ग्लोबल मैक्सिमा आ जाएगा, और वो इंक्लूडिंग है। तो इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमा के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 या ग्रेटर देन 1। बात समझ आए। अगर इससे ऊपर कहीं भी लैम्डा जाएगा, जैसे माना लैम्डा यहां पे आ गया, तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसी के बराबर आ रहा है और वो x बराबर 0 पे आ रहा है। यहां पे आएगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा, यहां पे आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में ये ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है जो कि ओपन ब्रैकेट के साथ है। तो ज्यादा बड़ी वैल्यू क्लोज ब्रैकेट के साथ आनी चाहिए। वो कब आएगा, जब लैम्डा क्लोज ब्रैकेट में और इससे बड़ी वैल्यू दे, यानी कि किससे बड़ी वैल्यू दे, 1 से या 1 से बड़ी वैल्यू, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू दे दे। ठीक बात, इसका नहीं हुआ था, नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी, लैम्डा वाली बात क्लियर है कि अच्छा मैक्सिमा के लिए कब क्या जाएगा और मिनिमा। अच्छा अगर इसी सवाल में अपने पास इतना होता कि ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ग्लोबल मिनिमा को एग्जिस्ट कराना होता तो उसके लिए लैम्डा का पॉसिबल वैल्यूज क्या जा रहा हो अपने पास, लेस देन इक्वल्स -1, क्योंकि अभी इससे सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है -1। अगर लैम्डा इससे नीचे कहीं पर आता, तो इससे नीचे कहीं आने पर तो ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर जाता, यानी ग्लोबल मिनिमा का वैल्यू ये या इससे नीचे आना चाहिए, यानी कि -1 या उससे छोटा जाना चाहिए। ठीक बात। अगर मैं पूछ रहा हूँ लैम्डा का वैल्यू जिससे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर जाए, वो कब होगा, वो कभी नहीं होगा। ठीक बात, या तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इसमें दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक बात, हो गया, हटा दे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो। एनवे अवकलन द्वारा उच्चिष्ट व निम्निष्ट, एनवे अवकलन द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा using nth order derivative, using nth order derivative, nवे अवकलन द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट। स्टार्ट करें। देखो ये ना ऐसे यूज नहीं आता है ज़्यादा, बहुत रेयर टू रेयर, मतलब कोई सवाल फंसेगा जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ना हो रहा हो। जैसे अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन से रिजल्ट निकाला है, अगर ऑब्जर्व करोगे तो समझ आएगा वो सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकाला, 0 के बराबर रखा, उसके बाद में एफ डैश एक्स को ऑब्जर्व करा, उसका साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, उसके हिसाब से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा और मिनिमा, ये सब कुछ हमने उसके हिसाब से बताया। फिर उसी मैक्सिमा मिनिमा में से कुछ वैल्यूज ली और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के हिसाब से ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताया। तो सब कुछ जितने सवाल अब तक हमने करे सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे था, और अब ऐसे जितने सवाल आएंगे उनमें से मैक्सिमम होंगे भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। कुछ ही सवाल होते हैं जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएगा, रेयर टू रेयर पॉसिबिलिटी जाता है। अगर ऐसा जाएगा तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है वो समझ लेते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या आता है कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, एक एक वैल्यू के लिए, जैसे जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो एक एक के लिए हमको मतलब अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हुए चेक करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको हमेशा अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हो जाए। कुछ ऐसे सवाल फंस रहे हैं जिसमें आप ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि सर ये तो पता चल गया जीरो कहाँ है, ये नहीं पता कर पा रहे कि ये कब पॉजिटिव से नेगेटिव या कब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। जब ऐसा अपने पास हो रहा है वहां पे अपने को nth ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ जाती है। ठीक बात। तरीका कैसे बनता है, सिंपल समझना। जैसे आपने 12th क्लास के अंदर एक पढ़ा होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आगे लेकर जाते हैं तो वहां से अपने पास जो आएगा वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर तक जा सकता है। तरीका सिंपल क्या जाता है, जैसे अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान हो तो आप एफ डैश एक्स निकालते हो, एक्स की जिस जिस वैल्यूज पर जीरो मिली, अब आप उसके लिए एफ डबल डैश एक्स निकालते हो। डबल डैश, जैसे माना कि x बराबर c1 रखने पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आया। अब क्या करते हैं, हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं और इसमें c1 रखते हैं। अब इसका वैल्यू क्या जाएगा, या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा या जीरो जाएगा।
पॉजिटिव जाता है तो हम बता देते हैं कि ये क्या फंक्शन कैसा काम कर रहा है इस पे, नेगेटिव पे बता पाते हैं, और जब जीरो आता है तो हम सिंपल इतना बोलते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में नहीं सिखाया जाता, 12th में यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, बात खत्म हो गई। अभी हम बात करते हैं तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या जाता है कि अगर सेकंड में नहीं बता पा रहे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायर्ड है तो हम थर्ड ऑर्डर अप्लाई करते हैं, नहीं होता तो फोर्थ, नहीं होता तो फिफ्थ, नहीं होता तो सिक्स, जब तक हमारे पास डिफरेंशिएशन होता जा रहा है हम वो काम करते जा रहे हैं। बात समझ आता है, हाँ या ना भाई? कैसे काम करते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या जाएगा कि आप ये जो पहली बात तो ये फंक्शन अगर मैं nth ऑर्डर इस पे अप्लाई कर रहा हूं, इट इज बेसिकली कि वो जो फंक्शन अपने पास fx होगा उसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होना जरूरी है। मतलब कोई फंक्शन है जो थर्ड ऑर्डर के बाद डेरिवेटिव ही नहीं हो पा रहा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा, और हम अगर उस पर फोर्थ ऑर्डर लगाना चाहें तो कैसे पॉसिबल होगा? तो अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं उन्हीं फंक्शन की बात कर रहा हूं जिनका nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक बात। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जैसे फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला, इसको जीरो के बराबर रखा। जब इसको जीरो के बराबर हमने रखा तो यहां से हमारे पास एक्स के लिए कुछ पॉइंट आए, माना हमारे पास यहां से x के लिए c1 c2 c3 से लेकर cn तक के n पॉइंट्स मिल गए। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि सारे वो पॉइंट है जब जिनको फंक्शन में रखा जाएगा तो फंक्शन हमें क्या आउटपुट दे रहा होगा? डिफरेंशिएशन वाला जीरो, मतलब सॉरी अपने पास एफ डैश एक्स क्या दे रहा होगा? जीरो। ठीक बात। अब एक एक करके सारे पॉइंट चेक किए जाते हैं। जैसे अब यहां से मैं काम करता हूं x बराबर c1 के लिए स्टार्ट करूं, तो यहां से मैंने f डबल डैश ऑफ x निकाला और इसको c1 के लिए चेक करा। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव देगा तो मैं आंसर बता पाऊंगा, जीरो देगा तो जीरो दिया तो मैं क्या करूंगा? एफ डबल डैश की जगह ट्रिपल डैश और फिर निकाल के उसमें C1 रखूंगा। ये भी या तो जीरो देगा या नॉन जीरो देगा। अगर ऐसे जीरो दिया तो हमने फिर अगला स्टेप करा और इसके अंदर वही काम, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में भी C1 रखा, और ऐसे करते करते मान लिया कि हमने n-1 टाइम तक डेरिवेटिव करा और इसका रिजल्ट जीरो आ गया। मतलब n-1 तक वो जीरो नहीं, जीरो जा रहा था, और इसके बाद जब मैं nth उसका डेरिवेटिव कर रहा हूं और उसमें पुट कर रहा हूं तो नॉन जीरो आ रहा है। कुल मिला के हम कहां पे x बराबर c1 के लिए प्रोसेस को स्टॉप करेंगे? जहां पे पहली बार मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिले। बात समझ आएगा? जब तक जीरो मिलता जाएगा हम आगे उसमें अगला ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, नॉन जीरो मिला दोबारा ये करेंगे। तो कब तक करा? जब तक हमें नॉन जीरो पहली बार मिला। माना यहां पे हमको नॉन जीरो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन जीरो मिला तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहां से अपने पास चार तरह की पॉसिबिलिटी आएगी। क्या क्या? एन या तो इवन होगा या ऑड होगा, उसके अलावा इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चार केसेस बन गए, एन के इवन होने पर पॉजिटिव, एन के इवन होने पर नेगेटिव, एन के ऑड होने पर पॉजिटिव, एन के ऑड होने पर नेगेटिव। अब इन चारों के हिसाब से हम फंक्शन के लिए बता पाएंगे कि x बराबर c1 पर फंक्शन मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, चारों में से क्या दे रहा है। बात समझ आया? तो उसका अब वो लिखवा देता हूं मैं, क्या पॉसिबिलिटी जाती है, x के ऑड होने पर कैसे काम आएगा और इवन होने पर कैसे काम आएगा। जैसे माना मेरे को यहां से इवन आया, इवन से पॉजिटिव आया, उसका रिजल्ट मैंने समझ लिया, मैंने लिख दिया, खत्म हो गया। अब मैं सारी प्रोसेस दोबारा किस पे करूंगा? x बराबर c2 के लिए। अब c2 के लिए भी यही काम करा, फिर उसके लिए पता चल गया अब x बराबर c3 के लिए। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट निकले सबके लिए वन बाय वन ही चेक करना पड़ेगा। जब भी मेरे को लास्ट स्टेप पे नॉन जीरो मिल रहा है उस लास्ट स्टेप पे हमको चेक करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट अपने को मिल रहा है वो रिजल्ट अपने पास में क्या जा रहा है, मतलब इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके हिसाब से हम रिजल्ट बता पाएंगे। बात समझ आ गया? इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब ज्यादा स्टेप्स रखता है, और तभी हम लोग काम कर पाएंगे, इसको यूज करेंगे इस फंक्शन को, जहां पे हम फंक्शन में एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि फंक्शन इन वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव से पॉजिटिव या कब पॉजिटिव से नेगेटिव पे वो शिफ्ट हो जा रहा है। बात समझ आ गया? चलिए लिखते हैं इसके अंदर, लिखना इंग्लिश में लिखो पहले। Let fx be nth order differentiable function let fx be nth order differentiable function। हिंदी में भी लिख लेना, माना fx n कोटि का अवकलनीय फलन है।
एन कोटि का अवकलनीय फलन है जहां एफ डैश ऑफ C1 इक्वल्स एफ डबल डैश ऑफ C1 इक्वल्स एफ ट्रिपल डैश ऑफ C1, और करते हुए यहां से हिंदी इंग्लिश सब में सेम ही जा रहा है, तो जहां अब ये लिख लेना एफ एन टाइम्स ऑफ C1 और इसका वैल्यू अपने को नहीं एन नहीं एन माइनस वन, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ C1, ये गया 0। तो डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, अगले डिफरेंशिएशन में x को C1 से रिप्लेस करते जा रहे हैं और रिजल्ट 0 मिलता जा रहा है। एंड एफ एन ऑफ C1 इज नॉन जीरो। हिंदी में हमने बता लिखा फलन एफ एक्स एनवे कोटि का अवकलनीय फलन है जहां ये जो लिखा हुआ है, अब केसेस के हिसाब से मैं लिखवा दे रहा हूं, एक बार समझना बोर्ड पे, फिर आगे नोट कर लीजिएगा, एक बार समझिएगा। हमने क्या करा, यहां तक चेक करा, रिजल्टेंट 0 आया। nth टाइम जब डिफरेंशिएशन करा, nवे जो भी अपने पास कोटि का डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू नॉन जीरो आया। तो अब हमने n को ऑब्जर्व करा, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा ही कोई नंबर का डेरिवेटिव होगा, और इसका वैल्यू 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 4 केसेस बने। अब ऑड पर पॉजिटिव आना, इसका मतलब आप ऐसे देखो, जब फर्स्ट टाइम हम लोग करते हैं तो उस केस में अगर अपने पास माना कि 3 पर चेक करा और एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ गया, तो एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग। तो सेम काम यहां पे हुआ कि ऑड है, क्योंकि ऑड तो 1 से कंपेयर कर सकते हैं, 1 ऑड ही था, तो ऑड आने पर, विषम आने पर एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना, ये किसको बताएगा, इंक्रीजिंग। तो ये बता रहा है अपने को कि एफ इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू C1। ऐसा ही उसके नेगेटिव आना किसको बताता है, डिक्रीजिंग, वर्धमान हासमान फलन को। तो यहां से पता चल रहा है एफ इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू C1। खत्म, ये दोनों तो हो गया। अब बात आता है ऑड का, ऑड और इवन वाले केस। इवन वाला हमने कोई केस करा नहीं अभी, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले में करते, अगर करा तो हमने उसको छोड़ के सीधे nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया। इसमें उल्टा चलता है, पॉजिटिव आने का मतलब होता है निम्निस्ट यानी कि मिनिमा, और नेगेटिव आने का मतलब हो जाता है उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमा। ठीक बात। तो यहां से अपने पास आ जाएगा कि एफ ऑफ C1 इज मैक्सिमा, पॉजिटिव जा रहा है तो उल्टा यानी कि मिनिमा, और यहां से एफ ऑफ C1 इज, हाँ जी किस में, नहीं इस केस के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, ऑड के केस में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जा रहा होगा, इवन के केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं जा रहा, मैक्सिमा या मिनिमा जा रहा है। ठीक बात, नोट कर लीजिए। चलिए डन, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, इवन ऑड वाला ध्यान रखना, ऑड का रेफरेंस मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, तो ऑड यानी कि विषम का रेफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ले लेना कि एफ डैश एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीजिंग होता है और नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग होता है। तो ऐसे ऑड में सब में ऐसा ही होगा कि पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीजिंग और नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग। फिर इवन वाला जो है वो उल्टा चलता है, पॉजिटिव आने पर मिनिमा देता है और नेगेटिव आने पर मैक्सिमा देता है। तो ऐसे रेफरेंस याद रखोगे तो ये याद रहेगा। ठीक बात। बाकी जैसे सिंपल सवाल एक ले लेते हैं, ऑल्दो जैसे माना एग्जाम्पल हमने लिया, बोर्ड पे करा रहा हूँ समझना, कि एफ एक्स, हमारे पास एक सवाल है कि x प्लस 1 टू द पावर 4। अब इसके लिए अपने को फाइंड करना है कि इसके सारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताने। अब इसके मैक्सिमा मिनिमा बताने का वैसे तरीका तो एफ डैश एक्स निकाल के सीधा सवाल हो जाता। हम इसको एक काम करते हैं, इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव से करते हैं। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव से करें तो यहाँ से अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है, 4x प्लस 1 टू द पावर 3। ठीक बात। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे वाली वैल्यूज भी निकाल लेते हैं सीधे। तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लें, ये कितना आ जाएगा, 12x प्लस 1 की पावर 2, और ऐसे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाल लें तो ये 24x प्लस 1, और अगर एफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 24। ठीक बात। इसके बाद में वैसे भी 0 आ जाएगा, तो शायद इन्हीं के बीच में आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर ले। अब यहां से हमने सबसे पहले क्या करा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखा तो विच इज 4x प्लस 1 टू द पावर 3, इसको 0 के बराबर रखना है।
0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू क्या जा रहा है, यहाँ से x का वैल्यू जा रहा है, केवल a की वैल्यू आ गया इधर, तो -1 a की वैल्यू आ गया, तो उसी के लिए चेक कर ले। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से f डबल डैश ऑफ -1 निकाल लेते हैं। f डबल डैश, अब इसकी जगह -1 रख, जैसे -1 रखोगे तो कितना जा रहा है 0। अगर ऐसा है तो f ट्रिपल डैश ऑफ -1 रखो, अब इसके अंदर x की जगह -1 रखो तो कितना आ रहा है 0। अब 4 टाइम्स ऑफ x में -1 रखो, तो इसमें -1 रखोगे तो कितना जा रहा है 24 जा रहा है। यानी कि यहां से अब ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा, पहले तो n का वैल्यू, कौन सी टाइम का डिफरेंशिएशन है 4 बार, तो n का वैल्यू आ गया 4, ये तो अपने को n का वैल्यू मिल गया। अब अपने को चाहिए f, और इसका जो वैल्यू अपने पास जा रहा था 24, ये क्या जा रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इवन पर पॉजिटिव, इवन पर पॉजिटिव हमने लिखा था अभी, किसके बराबर जाएगा मिनिमा। तो यानी कि यहां से अपने को पता चल जाएगा कि f ऑफ x इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू -1। बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, चेक नोट कर लीजिएगा।